अगला जो टॉपिक है वो है मानव विकास के आधार स्तंभ। आधार स्तंभ मतलब क्या होते हैं? पिलर, अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कॉलम बोलते हैं ना, पिलर। पिलर जैसे ये बिल्डिंग बना है, यहाँ पे पिलर कुछ पहले हम लोग खड़ा करते हैं, उस पर फिर दीवार लगाते हैं, फिर छत को ढालते हैं, तब वो एक मकान तैयार हो जाता है। अगर मानव का विकास करना है तो मूलभूत क्षेत्रों के साथ साथ उसके 4 मूल आधार स्तंभ हैं, कॉलम हैं, पिलर हैं, उनको तैयार करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको अपना विकास करना है, सबसे पहले वो चारों पिलर आपके पास होने चाहिए, चारों आधार स्तंभ होने चाहिए। तो वो चारों स्तंभ क्या है? सबसे पहले समानता, इक्वलिटी। पहला क्या है? समानता। समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स क्या कि जितने भी लोग हैं किसी भी क्षेत्र को, समान रूप से उनको सारी चीजें अवेलेबल हैं, विकल्प सारे अवेलेबल हैं, शिक्षा की सुविधाएं समान रूप से प्राप्त है, स्वास्थ्य की सुविधा समान रूप से प्राप्त है, आय के स्रोत उन्हें समान रूप से प्राप्त हो रहे हैं, तभी मानव अपना विकास कर पाएगा। अगला क्या है? सतत पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं, सतत पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी। सतत पोषणीयता का तात्पर्य होता है कि लगातार आपको पोषण प्राप्त होता रहे, नहीं, सतत पोषणीयता। अगर स्वास्थ्य की सुविधा है तो लगातार आपको मिलती रहे, शिक्षा की सुविधा लगातार आप जहां तक चाहें तब तक आपको मिलता रहे, और संसाधनों की पहुंच समान रूप से सबको लगातार प्राप्त होता रहे। तो दूसरा पिलर हो गया। पहला पिलर क्या हुआ? समानता। दूसरा पिलर क्या हुआ? सतत पोषणीयता। और तीसरा है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। अगर मान लीजिए उत्पादकता, अगर मान लीजिए ये दोनों चीजें प्राप्त हो जाएंगी तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन करने की क्षमता है, उत्पादन करने की क्षमता ये नहीं कि फसल उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन करने की क्षमता है कि आप अपने आप को कितना बिल्डअप कर रहे हैं, अपने शारीरिक विकास के साथ साथ अपना मानसिक विकास कितना कर रहे हैं, और उससे आप कितना आउटपुट निकाल रहे हैं, रिजल्ट आपका कैसा आ रहा है। समझ रहे हैं बात को? आगे क्या है? अगर मान लीजिए उसे कोई किसान है, किसान को भी अगर ये सारी चीजें मिलती है तब वो फसल का उत्पादन अच्छा से करवाएगा। समझ रहे हैं चीजों को? ठीक है। और अगला क्या है? सशक्तिकरण। तो ये हो गया आपका सशक्ति, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इम्पावरमेंट। इम्पावरमेंट। अब बताइए, बहुत सारे अब बच्चियां हैं, महिला सशक्तिकरण बोला जाता है, क्या है ये सब? शब्द का मतलब क्या है, या महिला सशक्तिकरण क्या है? पहले महिला सशक्तिकरण को समझिएगा तो अपने आप ही समझ जाइएगा क्या है। कोई बताइए। पावर तो है ही, लेकिन कैसे पावर होगा? अवसर प्रदान करना, अवसर को चुनने की शक्ति, विकल्पों की अधिकता। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को अधिक से अधिक विकल्प देना, अधिक से अधिक अवसर देना, और इतना उनके पास क्षमता हो कि उन विकल्पों और अवसरों को वो चुन सके। सेम चीज यहां पे है मानव के संदर्भ में। ये थोड़ा ब्रॉड लेवल पर है, ना सिर्फ स्त्री के बल्कि पुरुष के लिए भी। सशक्तिकरण का तात्पर्य है कि मानव के पास वो सारे विकल्प होने चाहिए, वो सारे अवसर होने चाहिए जिसको वो चुन सके और चुन के अपना डेवलपमेंट कर सके। क्लियर है चीजें? तो ये चीजें हो गई हमारी सारे आधार स्तंभ। ये 4 आधार स्तंभ है बाबू, ठीक है ना। ये 4 आधार स्तंभ, ये 4 आधार स्तंभ हो जाएंगे तो मानव का विकास खुद ब खुद हो जाएगा, सर्वांगीण विकास। ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग इसको पूरा डिटेल करेंगे, डिटेल इसको लिखेंगे।
तो अब देखते हैं हम लोग समता, यानी मानव विकास के जो 4 आधारभूत स्तंभ हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिलर बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। उनमें से पहला कॉलम या आधार स्तंभ क्या है, समता है ना। जैसा कि हम लोग जाने, समता को हम लोग पहले जान चुके हैं। उसी को एक क्रमबद्ध परिभाषा के रूप में हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो समता से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति, है ना, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों, जो अवसर उपलब्ध है समाज में, देश में, है ना, या आपके विद्यालय में, तो समता से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करने से है। तो समता का मतलब यही है। समता से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों, जो भी अवसर उपलब्ध है समाज में, देश में, राज्य में, आपके प्रखंड में, आपके ग्राम पंचायत में, वार्ड में होते हैं ना, तो उन सभी अवसरों को समान रूप से सभी लोगों में पहुंचा देने की व्यवस्था करना ही समता का जिक्र है। किस परिप्रेक्ष्य में, तो मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में। इस प्रकार स्पष्ट है कि समता के अंतर्गत लोगों को उपलब्ध अवसर की प्राप्ति, अब ध्यान दीजिए कि ये कैसे समान रूप से प्राप्त होगा। उपलब्ध अवसर की प्राप्ति किस प्रकार की जाएगी, तो लिंग, यानी ना पुरुष में भेदभाव किया जाए ना स्त्री में भेदभाव किया जाए। प्रजाति, मतलब कि कौन से रेसेस से बिलोंग करता है व्यक्ति, और ना ही आय के दृष्टिकोण से। और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार किए बिना समान रूप से होनी चाहिए, है ना। अगर उपलब्ध अवसर है, समान रूप से पहुंच व्यवस्था कैसे होगी, तो जब हमारे द्वारा ना तो लिंग, ना तो प्रजाति, और ना ही आय, और ना ही जाति के भेदभाव से उसको उपलब्ध अवसर प्रदान किया जाए। जितने भी अवसर हैं ये ना देख के दिया जाए कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, तो इसको निषेध कर देना है। दूसरा, ना तो प्रजाति कि ये नॉर्थ ईस्ट का है, ये साउथ इंडिया का है ना, उसके आधार पर भी कि ये बिना प्रदान करना है। तीसरा क्या है, आय, कि ये अमीर है, ये गरीब है, उससे भी नहीं करना। हाँ, गरीब के लिए एक अलग आरक्षण की व्यवस्था की गई है कल्याण उपागम के तहत। और अगला है, भारत के संदर्भ में देखेंगे तो जाति, क्योंकि भारत में जातियों की संख्या अधिक है, तो जाति के आधार पर यह नहीं कि उस जाति का है इसलिए उसको ये सुविधा दें और उसको ये सुविधा दें। तो ये सारी चीजें निषेध है, निषेध। इनको किए बिना उपलब्ध अवसर प्रदान करना है, तभी समता का प्राप्ति होगा। तो एक स्तंभ मानव विकास का तैयार हो जाएगा। जैसे घर का एक एक दीवार हम लोग कॉलम तैयार करते हैं ना, उसी प्रकार मानव विकास का एक कॉलम तैयार हो जाएगा। तो हम लोग समता को देख लेंगे। अब अगला देखिए, फ्लो चार्ट में भी समझ लीजिए, छूट गया था। देखिए समता क्या है, तो उपलब्ध अवसर की समान रूप से लोगों की प्राप्ति। अब कैसे प्राप्ति होगी, तो बिना भेदभाव के। किसके बिना भेदभाव के, लिंग के बिना भेदभाव के, प्रजाति के बिना भेदभाव के, आय के बिना भेदभाव के, और जाति के बिना भेदभाव के। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिए। ठीक, तो दूसरा जो आधार स्तंभ है मानव विकास का, वो है सतत पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी। सतत पोषणीयता से तात्पर्य लोगों को अवसरों की जो उपलब्धता है उसमें निरंतरता को बनाए रखने से। जो भी उपलब्ध अवसर उसे प्राप्त हुए हैं वो कंटिन्यू बना रहे, ठीक है ना, कंटिन्यू बना रहे। इस प्रकार स्पष्ट है कि सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए इसलिए आवश्यक है ताकि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर प्राप्त हो सके। जैसे ये पीढ़ी आया, अगला पीढ़ी आया, फिर से अगला पीढ़ी आया, तो क्या होगा, उसको समान रूप से मिलता रहे। और ये कब मिलेगा, जब वर्तमान पीढ़ी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों या पर्यावरण का नियंत्रित उपयोग किया जाए, उसी से भविष्य की पीढ़ी के लिए भी यह निरंतरता बनाए रखा जा सकता है। अगर आज हम जल को प्रदूषित नहीं करेंगे, जल को अगर हम संरक्षित करके पिएंगे, नियंत्रित रूप करके करेंगे, तो आगे आने वाले भविष्य को भी उतना ही शुद्ध जल, उतना ही मात्रा में प्राप्त होगा। और यही एक प्रकार से उपलब्ध अवसरों की निरंतरता को दिखाता है, जो कि
सतत पोषणीयता का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट में 2 है कॉन्सेप्ट, उसको भी कर लेंगे हम लोग, अभी इसको आप लोग लिख लीजिए। तो उत्पादकता मानव विकास का वो तीसरा आधार स्तंभ है जो मानव को या मानव के सर्वांगीण विकास में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देता है। उत्पादकता क्या है? अगर श्रम के दृष्टिकोण से देखें, लेबर के दृष्टिकोण से देखें, तो उसके पास इतनी पावर होना चाहिए कि वो अपने श्रम के द्वारा किसी भी चीज को उत्पादन कर सके। उसी तरह अगर हम मानवीय विकास के संदर्भ में देखें तो मानव के पास ऐसे ऐसे स्किल्स होने चाहिए, बौद्धिकता या बौद्धिक ज्ञान होनी चाहिए, जैसे वो अपना उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके, और बढ़ाएगा तब ऑटोमेटिकली उसका विकास होगा, मानव का विकास होगा। ठीक है ना? स्किल मतलब क्या? कुशलता। आप आज पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी पढ़ाई का जो आउटपुट है उसको वृद्धि करने के लिए, है ना? तो यही है उत्पादकता। उत्पादकता श्रम के दृष्टिकोण से, ठीक है, श्रम उत्पादन के दृष्टिकोण से, उत्पादकता मानवीय कुशलता को बढ़ाने के दृष्टिकोण से, ये चीजें हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं हम लोग उत्पादकता के संदर्भ में बातें करते हैं। उत्पादकता से तात्पर्य क्या है? मानव श्रम उत्पादकता। ध्यान दीजिएगा, मानव श्रम उत्पादकता और मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता, मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता, ये 2 वर्ड आए हैं। उत्पादकता से तात्पर्य क्या है? मानव श्रम में उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता से है। मतलब कि मानव का जो श्रम है, मानव श्रम के द्वारा उत्पादन करता है ना, ठीक है, वो कितना उत्पादन कर सकता है वो दिखाता है। साथ ही साथ मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता, मानव कार्य की विभिन्नताएं होती हैं, मानव अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, उनके जो विभिन्न प्रकार के कार्य हैं उनमें जो उत्पादकता आउटपुट है उससे है। जैसे एक किसान है तो श्रम कर रहा है, खेती कर रहा है, श्रम कर रहा है, तो उससे उसकी फसल की उत्पादकता कितनी बढ़ रही है ये वो दिखा रहा है। लेकिन मानव कार्य के संदर्भ में बहुत सारी कार्य हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं वो। आप पढ़ भी रहे हैं, ये आपके लिए कार्य है, मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरे लिए कार्य है। ठीक है, तो इस उत्पादकता को हम कैसे वृद्धि कर सकते हैं? तो उसी से है। ये वृद्धि कैसे कर सकते हैं? जब मेरा हेल्थ बढ़िया रहेगा, जब मेरे पास नॉलेज में नई नई चीजों की जानकारी अपने आप में समावेश करूंगा। किसान क्या करेगा? किसान का हेल्थ बढ़िया रहेगा, शारीरिक रूप से मजबूत रहेगा, तभी तो कर पाएगा। साथ ही साथ अपने ज्ञान को भी वृद्धि करेगा। वर्तमान परिदृश्य में कब उसे उर्वरक डालना है, कब उसे कीटनाशक डालना है, सब जानकारी रहेगी तब तो उत्पादकता बढ़ेगी ना। ये सारी चीजें वही दिखाता है। तो 2 बातें आई, मानव श्रम उत्पादकता, मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता। समझ में आ गई चीजें? आगे क्या हमने किया है सो देखिए। तो उपरोक्त इस प्रकार स्पष्ट है कि लोगों में क्षमताओं का निर्माण, जो उसकी कैपेबिलिटी है, ये क्या कैसे प्राप्त होगा? ये दोनों कैसे प्राप्त होगा? तो मानव या फिर लोगों में क्षमताओं का निर्माण, उनका जो क्षमता है उसका बिल्डअप किया जाए। कैपेबिलिटी है, हमारी क्षमता कुछ और करने का है, लेकिन हम ज्ञान के अभाव में और शारीरिक स्वस्थता के अभाव में उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं। वो दोनों चीज मिल जाएगा तो क्या होगा? क्षमताओं में निर्माण होगा। करके ऐसे उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जा सकती है, कंटिन्यूअसली। और अगर निरंतर वृद्धि होगी तो क्या होगी? पता है ना, निरंतर वृद्धि से सतत पोषणीयता बनी रहेगी। आपको जो मिल रहा है, अगला जो बैच आएगा उसको भी हम उसी अंदाज में, उसी टेम्परामेंट के साथ पढ़ाएंगे। और अगर हम अपने नॉलेज को जब एक्सटेंड करेंगे, चीजों के साथ अपने आप को अपडेट करेंगे। ये मैं अपने पे एग्जांपल लिया, आप अपने पे ले सकते हैं, किसी और विभिन्न मानव के कार्य पे ले सकते हैं। ले रहे चीजें? ठीक है, बने रहेगी। अब बात आता है कि उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मानव ज्ञान में वृद्धि करके, 2 उपाय है, मानव ज्ञान में वृद्धि करके, और अगला क्या है? तो बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर।
ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो उत्पादकता अपने आप बढ़ जाएगी। हमको लगता है पूरी तरह समझ में आ गया होगी चीजें, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। तो देखिए हम लोग का फ्लो चार्ट छुटा हुआ था, फ्लो चार्ट के द्वारा उत्पादकता को समझते हैं। जो हम लोग चीजें लिखे हैं अभी आंसर में, उसी को फ्लो चार्ट में हम लोग देखते हैं। तो उत्पादकता से तात्पर्य क्या है? मानव श्रम के उत्पादकता से और मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता से, यही लिखे थे ना हम लोग। अब बात आता है कि उत्पादकता में वृद्धि कैसे होगी। तो मानव क्षमताओं का निर्माण द्वारा उत्पादकता में वृद्धि होगी। कैसे? मानव क्षमताओं में। अब मानव क्षमताओं में वृद्धि कैसे की जा सकती है? मानव ज्ञान में वृद्धि करके, और दूसरा बेहतर चिकित्सा सुविधा देगा, नॉलेज बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगा। इससे क्या होगा? शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, और इससे ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? हम उत्पादन में वृद्धि करेंगे। उत्पादन में वृद्धि करेंगे तो मानव का श्रम में उत्पादकता में वृद्धि होगी। और दूसरा, विभिन्न कार्य जो हम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षण कार्य कर रहे हैं, या फिर आप अध्ययन कार्य कर रहे हैं, या कोई मैकेनिक गाड़ी बना रहा है, जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी उत्पादकता बढ़ते चली जाएगी, है ना। ये चीजें, चलिए ठीक है। कि सशक्तिकरण, इंपावरमेंट, इंपावरमेंट क्या है? इसको दो लाइन में हम लोग परिभाषित कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। सशक्तिकरण से तात्पर्य अपने विकल्प, विकल्प मतलब ऑप्शन, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने से, ठीक है। शक्ति प्राप्त करने से, शक्ति ही है ना। कैसी शक्ति? अपने विकल्पों को चुनने की शक्ति प्राप्त हो उसे। और वो कब होगी? जब उसके पास स्वतंत्रता होगा, है ना। जब उसके पास स्वतंत्रता होगा, उसकी क्षमता में वृद्धि होगी, तब वो क्या कर पाएगा? मानव सशक्तिकरण, सशक्त हो जाएगा, है ना। तो सशक्तिकरण से तात्पर्य मानव के अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने से है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ऐसी शक्ति, कैसी शक्ति? ये वाला विकल्प चुनने वाली शक्ति, ऐसी शक्ति मानव की बढ़ती हुई स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंसी हो उसके पास, थोड़ा सा स्वतंत्रता, और उसके क्षमता वृद्धि से आती है। और ये आती है तो वो क्या, और ये कैसे आएगी? जो कि सुशासन, गुड गवर्नेंस, और लोकोन्मुखी नीतियों द्वारा पूरा किया जा सकता है। सुशासन मतलब प्रशासन जो शासन चला रहा है, तो वो गुड गवर्नेंस हो। गुड गवर्नेंस मतलब अच्छा शासन हो। अच्छा शासन कब होगा? जब जनता के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता के भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए की जाए, ठीक है ना। उसमें कुछ उपाय हैं, जैसे आरटीआई सुशासन का एक अंग है, इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, यंत्र बोल सकते हैं। अगर कुछ चीजें गलत हो रही तो आप आरटीआई डाल के पूछ सकते हैं। ऐसे ऐसे उपाय किए जाए, ठीक है। तो सुशासन, लोकोन्मुखी नीतियों मतलब ऐसी पॉलिसी डेवलप किया जाए जिससे लोगों का भला हो, लोगों का कल्याण हो। वो कौन करेगा? प्रशासन, ठीक है। उसके लिए किया जा सकता है। और ये सब होने के बाद अंततः क्या होगा? अंततः सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ समूह है, जैसे अभी बनता है ना ओबीसी, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अभी नया एक बना हुआ है, या फिर शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, ये सब अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज, ये सब क्या है? आपके पिछड़े हुए समूह हैं समाज में, उनको बढ़ावा देने में मदद करेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इसको आज हम लोग कर लिए। अब नेक्स्ट में हम लोग दूसरा टॉपिक को करेंगे, ठीक।